हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, आज हम उसी का एक्सेप्शन करने वाले हैं। इसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है डॉक्ट्रिन का मीनिंग होता है थ्योरी या प्रिंसिपल, और इंडोर मैनेजमेंट को समझने से पहले हम एक केस लो पढ़ेंगे। इस केस का नाम है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वांड। यहाँ पर टर्क्वांड का रोल लिक्विडेटर का था। इस केस में क्या हुआ था, एक कंपनी के डायरेक्टर को अप्रूवल तो था कि वो बॉन्ड इशू करके फंड रेजिंग कर सकता है, लेकिन वो कितना फंड रेजिंग कर सकता है वो अमाउंट वाज नॉट स्पेसिफाइड, यानी इनकी अथॉरिटी स्पेसिफाइड नहीं थी। ये तो कंपनी के आर्टिकल्स में भी नहीं लिखा हुआ था कि वो कितनी फंड रेजिंग कर सकते हैं। आर्टिकल्स में सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि कंपनी डायरेक्टर को फंड रेजिंग करने के लिए अप्रूवल दे सकती है, लेकिन कितना फंड रेजिंग कर सकती है इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा गया था। तो अब कंपनी ने 2000 पाउंड्स के बॉन्ड इशू कर दिए, पर क्या इनके पास 2000 पाउंड्स को इशू करने की अप्रूवल थी या नहीं। ये बॉन्ड्स इशू किए गए आउटसाइडर्स को, और आउटसाइडर ने डायरेक्टर से पूछा कि आप इतने फंड रेजिंग कर सकते हैं या नहीं। तो डायरेक्टर्स ने कहा हम इसका रेजोल्यूशन पास करा के अप्रूवल ले सकते हैं, बट रियलिटी में उन्हें इतने अमाउंट तक का अप्रूवल मिला ही नहीं था। और जब डायरेक्टर्स ने कंपनी के शेयर होल्डर्स से अप्रूवल मांगा तो उन्हें अप्रूवल ग्रांट नहीं हुआ। तो यहाँ गलती आउटसाइडर्स की नहीं हुई, क्योंकि उन्हें इंटीग्रल पार्ट की इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो कोर्ट का परसेप्शन आया और गलती मानी गई डायरेक्टर्स की, और कहा गया कि ये इंटीग्रल अफेयर है। तो ये आउटसाइडर्स को कैसे पता होगा, और कंपनी को लायबल किया गया उस अमाउंट का रीपे करने को जो उन्होंने बोनस इशू करे थे। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट से हमें पता चला कि ये आउटसाइडर्स के फेवर में काम करता है। इसमें आउटसाइडर्स का बेनिफिट होता है और कंपनी का लॉस होता है। और हमने कंस्ट्रक्टिव नोटिस में पढ़ा था जिसमें बेनिफिट हुआ था कंपनी को और लॉस हुआ था आउटसाइडर्स को। जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन था डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, तो इसी तरह इंडोर मैनेजमेंट का भी एक्सेप्शंस आया। ये एक्सेप्शंस थे फोर्जरी और नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। इन दोनों केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चलिए इन एक्सेप्शंस को डिस्कस करते हैं। अगर कंपनी की तरफ से फोर्जरी हुई हो, फोर्जरी मीन्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शेयर सर्टिफिकेट इशू किए गए हों और इसमें 3 साइंस रिक्वायर्ड हों, MD, CS एंड वर्किंग डायरेक्टर के, पर CS ने यहाँ 2 लोगों के फेन साइन करवाकर शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिए, तो इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आउटसाइडर्स को ये तो पता था कि 3 साइंस रिक्वायर हैं, बट रियलिटी 2 साइंस तो यहाँ फेक थे। तो कोर्ट ने कहा कि अब कंपनी भी लायबल नहीं होगी, क्योंकि कंपनी के साथ भी फोर्जरी हुई है। तो फोर्जरी के केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी की। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग कंपनी 1500 पाउंड्स की फंड रेजिंग कर सकती है, यानी कि 1500 पाउंड्स फंड रेजिंग कर सकती है, लेकिन कंपनी 3500 पाउंड्स का लोन अपनी ही कंपनी को दे रही है, क्योंकि डायरेक्टर्स तो कंपनी के इनसाइडर हैं। डायरेक्टर्स को कंपनी के इंटरनल इंफॉर्मेशन के बारे में सब कुछ पता है, उन्हें इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। तो कोर्ट ने कहा कि कंपनी 1500 पाउंड्स को ही पे करेगी, कंपनी 3500 पाउंड्स के लिए लायबल नहीं होगी। तो ये था नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। तो हमने पढ़ा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और इसके एक्सेप्शंस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग।